हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 37 के बारे में। ये दोस्तों हमारी एक पोस्टमार्टम क्लासेस रहती हैं जिसमें हम 10 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, लेकिन 10 प्रश्नों के आधार पर हम उससे संबंधित 100 से अधिक प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। और ये सीरीज दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, जो कि आगामी 746 पदों पर कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, वैयक्तिक सहायक का एग्जाम है, या फिर वीडियो वीपीडीओ 854 पदों का एग्जाम है, या जो आने वाले पटवारी भर्ती, पुलिस भर्ती, लेक्चरर आदि सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें उत्तराखंड पूछी जाती है, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज ये आपकी रहने वाली है। तो इस सीरीज में आपको जो क्वेश्चंस के साथ साथ एडिशनल जानकारियां बताई जाती हैं वो आप लोग जरूर नोट करते हुए चलिएगा। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी ये सीरीज एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर भी अधिक से अधिक ज़्यादा कीजिएगा। दोस्तों जब आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे, आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे, अच्छे व्यूज आएंगे, तभी हमें वीडियो बनाने में और मजा आता है और आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पार्ट 37। और इससे पहले के 36 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप जरूर देख लीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किस शासक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन है नरेंद्र शाह, सुदर्शन शाह, प्रताप शाह या फिर कीर्ति शाह। तो टिहरी में दोस्तों सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कीर्ति शाह के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1902 में दोस्तों टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन यानी कि सभी धर्मों पर चर्चा करने हेतु कीर्ति शाह के द्वारा सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी कारण दोस्तों कीर्ति शाह को उत्तराखंड का अकबर भी किसे कहा जाता है? कीर्ति शाह को ही कहा जाता है उत्तराखंड का अकबर। 1902 में ही दोस्तों स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल आए थे इस सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने हेतु, और धर्म की चर्चा करने हेतु यह सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कीर्ति शाह के द्वारा किया गया था। तो आंसर तो हो गया कीर्ति शाह। अब थोड़ा सा सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1902 में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, कौन आए थे टिहरी इस टाइम पे? स्वामी रामतीर्थ 1902 में टिहरी आए थे। और भक्त दर्शन का दोस्तों ये कहना है कि कीर्ति शाह ने स्वामी रामतीर्थ को जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी भेजा था, और उनका सभी खर्चा आने जाने का सभी कीर्ति शाह के द्वारा ही वहन किया गया था। इसी कारण इसे सभी धर्मों पर विश्वास करने वाले राजा के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों यही कीर्ति शाह है जिसके काल को टिहरी रियासत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो टिहरी रियासत का स्वर्णिम काल किस राजा के काल को कहा जाता है? कीर्ति शाह के कार्यकाल को कहा जाता है। कीर्ति शाह दोस्तों परमार राजवंश के 58वें राजा रहते हैं और टिहरी रियासत के चौथे राजा रहते हैं। तो चलिए कीर्ति शाह का पोस्टमार्टम कर देते हैं। राजगद्दी पर बैठते हैं 1892 में, 1913 तक राजगद्दी पर विराजमान रहते हैं। इनकी जो संरक्षिका होती है कौन होती है? राजमाता गुलेरिया कीर्ति शाह की संरक्षिका होती है। कीर्ति शाह को ही दोस्तों कंपेनियन ऑफ इंडिया, सर, केसीएसआई, सीएसआई और नाइट कमांडर की उपाधियों से नवाजा गया है। कीर्ति शाह के द्वारा ही दोस्तों इन्हें 1900 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 11 तोपों की सलामी दी गई थी। जब ये इंग्लैंड गए थे तो इन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा 11 तोपों की सलामी दी गई थी। कीर्ति शाह के द्वारा ही प्रताप हाईस्कूल की स्थापना की गई, कैम्बेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना की गई और हिबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना भी दोस्तों कीर्ति शाह के द्वारा ही की गई थी। कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? मैंने आपको बताई थी, राजमाता गुलेरिया थी। और इनके कार्यकाल को दोस्तों टिहरी रियासत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। और इनके बारे में कुछ एक दो फैक्ट्स और हैं कि इनके द्वारा राज्य में या टिहरी राज्य में 25 प्राइमरी पाठशालाएं भी खोली गई थी। इनके द्वारा ही दोस्तों नगर पालिका या टिहरी नगर पालिका की स्थापना इनके कार्यकाल में हुई थी। कब? 1897 में। याद रखना आपको, टिहरी नगर पालिका की स्थापना कब हुई? 1897 में। कौन राजा था? कीर्ति शाही राजा थे। कीर्ति शाह के द्वारा ही दोस्तों टिहरी में बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की गई। क्या बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना भी कीर्ति शाह के द्वारा ही की गई थी। उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना भी दोस्तों कीर्ति शाह के द्वारा ही की गई थी। टिहरी में वेधशाला का निर्माण और बड़ी बड़ी टेलीस्कोप लगाने का श्रेय भी कीर्ति शाह को ही जाता है। ठीक है, कीर्ति शाह को दोस्तों हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फ्रेंच, अंग्रेजी भाषाओं के प्रचंड विद्वान के रूप में जाना जाता है। और 1897 में टिहरी नगर पालिका की स्थापना भी किसने की? कीर्ति शाह के द्वारा ही की गई थी। कीर्ति शाह के द्वारा ही दोस्तों सबसे पहले बिजली की सुविधा से अपने राज्य को अवगत कराया गया। कीर्ति शाह के द्वारा ही दोस्तों टिहरी घंटा घर का निर्माण किया गया। टिहरी घंटा घर का निर्माण कब किया गया? 1897 में। और टिहरी स्थित नए राजभवन का निर्माण भी कीर्ति शाह के द्वारा ही किया गया था। कीर्ति शाह के द्वारा काफी महत्वपूर्ण एक फैक्टर दोस्तों कीर्ति नगर की स्थापना की जाती है। किसकी? कीर्ति नगर की, जो कि एग्जाम में भी पूछा चुका है। और इस कीर्ति नगर की स्थापना कब होती है? 1896 में कीर्ति नगर की स्थापना करता है कीर्ति शाह। और यह टिहरी रियासत में अपने नाम से शहर स्थापित करने वाला दूसरा राजा होता है। इससे पहले पहला राजा कौन सा होता है टिहरी रियासत में अपने नाम से शहर बसाने वाला? वो होता है प्रताप शाह, जो कि प्रताप नगर की स्थापना करता है। ठीक है, ये कीर्ति शाह है जो कीर्ति नगर की स्थापना करते हैं। हिंदी टाइपराइटर का आविष्कारक भी कीर्ति शाह को ही दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, कीर्ति शाह के द्वारा ही टिहरी रियासत से एक
पाक्षिक पत्र प्रकाशित किया गया था इसके कार्यकाल में ही, रियासत टिहरी गढ़वाल नाम से, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों इन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया था 1903 में। कीर्ति शाह के द्वारा टिहरी में भूमि बंदोबस्त भी कराया गया था। दिल्ली दरबार में इन्हें 1903 में KCSI की उपाधि भी दी गई थी। और दोस्तों वाइसराय लैंसडाउन के द्वारा ये कहा गया था कि भारत के सभी राज्यों में जितने भी नरेश है उसमें से सर्वाधिक आदर्श नरेश जो है या सबसे प्रसिद्ध जो नरेश है वो है कीर्ति शाह। कीर्ति शाह से इतना प्रसिद्ध थे अंग्रेज। इसी कारण दोस्तों जब कीर्ति शाह 1900 में इंग्लैंड गए थे तो इन्हें 11 तोपों की सलामी भी दी गई थी। तो कीर्ति शाह से एक और पॉइंट आपको नोट करना है दोस्तों कि कीर्ति शाह के दरबार में कौन थे, तो हरिकृष्ण रतोड़ी जी दोस्तों कीर्ति शाह के दरबार में थे, जिन्हें कीर्ति शाह के द्वारा केदार खंड की पांडुलिपि के प्रकाशन करने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई थी। और यही दोस्तों जो हरिकृष्ण रतोड़ी हैं इनके द्वारा नरेंद्र हिंदू लॉ और गढ़वाल का इतिहास लिखने हेतु भी इन्हें कीर्ति शाह के द्वारा ही प्रोत्साहित किया गया, ऐसा भी माना जाता है। भक्त दर्शन ने दोस्तों कीर्ति शाह को राजर्षि की उपाधि दी है। क्या राजर्षि कीर्ति शाह के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसने दी उपाधि? कीर्ति शाह को वो दी थी भक्त दर्शन ने। कीर्ति शाह को दोस्तों झूठा मारने और वेद वार्ता जैसी कुप्रथाओं का अंत करने के लिए भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपसे एग्जाम में बन सकता है कि किसे टिहरी रियासत में झूठा मारने और वेद वार्ता ऐसी कुप्रथाओं के अंत करने के लिए जाना जाता है, तो कीर्ति शाह को ही जाना जाता है। और इनके कार्यकाल को दोस्तों टिहरी रियासत का स्वर्णिम काल इसी कारण कहा जाता है कि इन्होंने कई सारे कार्य किए थे अपने शासनकाल के दौरान, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको कीर्ति शाह से याद रखने हैं। तो पोस्टमार्टम हो गया कीर्ति शाह को परमार राजवंश के 58 में और टिहरी रियासत के ये चौथे राजा होते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सभी धर्मों पर चर्चा करने हेतु 1902 में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कीर्ति शाह के द्वारा किया गया था, इसलिए कीर्ति शाह को उत्तराखंड का अकबर कहा जाता है। अकबर ने भी ऐसा ही किया था। यमुना नदी में हिबेट ब्रिज का निर्माण, बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना, टिहरी स्थित वेधशाला का निर्माण और उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना भी कीर्ति शाह के द्वारा ही की गई थी। दूसरा और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि दरबान सिंह नेगी संग्रहालय की स्थापना लैंसडाउन में कब की गई थी। देखिए दोस्तों दरबान सिंह नेगी संग्रहालय की स्थापना लैंसडाउन में की गई थी 1983 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये दरबान सिंह नेगी जी कौन है दोस्तों? आपको पता होगा विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता या विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे? वह थे दरबान सिंह नेगी। काफी बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे? वो थे दरबान सिंह नेगी जी, जिन्हें 1914 में दोस्तों सर्वप्रथम ब्रिटिश सेना का सर्वाधिक जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार, उससे दिया गया था। किसे? दरबान सिंह नेगी जी को। यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न हमारा बनता है, दरबान सिंह नेगी के साथ ही एक थे हमारे कौन? गबर सिंह नेगी। गबर सिंह नेगी भी दोस्तों मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहला उत्तराखंडी थे। दरबान सिंह नेगी जी ने 1914 में विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार प्राप्त किया था और गबर सिंह नेगी ने कब किया था दोस्तों? वो किया था 1915 में। और देखिए दो प्रश्न यहां से बनते हैं। पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता प्रथम उत्तराखंडी, यानी कि विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे? वह थे दरबान सिंह नेगी जी। 1914 में इन्हें विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका संग्रहालय लैंसडाउन में स्थित है। 1983 में इनके संग्रहालय की स्थापना की गई थी। दूसरा यहाँ प्रश्न यहां से बनता है दोस्तों कि मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे? वह थे गबर सिंह नेगी। क्या? गबर सिंह नेगी। या आप कह सकते हैं कि विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति कौन थे? वो भी कौन थे? गबर सिंह नेगी जी थे। और गबर सिंह नेगी जी का स्मारक कहां स्थित है दोस्तों? यह है चंबा में। चंबा में गबर सिंह नेगी स्मारक है। और गबर सिंह नेगी जी का स्मारक चंबा में इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1925 में दोस्तों गबर सिंह नेगी स्मारक चंबा की स्थापना की गई थी। और मड़ोर प्रांत विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले उत्तराखंडी थे, ठीक है। और गबर सिंह नेगी का स्मारक किसके कार्यकाल में बनाया गया था? तो नरेंद्र शाह के कार्यकाल में बनाया गया था। और वहीं अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन थे, तो कौन? खुदादत खां। कौन? खुदादत खां। तो दरबान सिंह नेगी संग्रहालय की स्थापना लैंसडाउन में 1983 में की गई थी। दरबान सिंह नेगी जी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में कि विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता प्रथम उत्तराखंडी दरबान सिंह नेगी जी थे। भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता है खुदादत खां। और गबर सिंह नेगी स्मारक दोस्तों ये कहाँ है? चंबा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1925 में की गई थी नरेंद्र शाह के कार्यकाल में। और मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले प्रथम उत्तराखंडी या विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले दूसरे उत्तराखंडी कौन थे? वो थे गबर सिंह नेगी। इतने पॉइंट आपको यहाँ से। वीर गबर सिंह मेला भी कहाँ लगता है दोस्तों? चंबा टिहरी में ही लगता है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अब आप लोगों के लिए यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न है कि दरबान सिंह नेगी यह गढ़वाल राइफल्स की कौन सी टुकड़ी के सदस्य थे और गबर सिंह नेगी गढ़वाल राइफल्स की कौन सी टुकड़ी के सदस्य थे? ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको उत्तराखंड की मैराथन वाली क्लास में भी बता रखे हैं। चलिए तो तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं कि ग्रामों के कामकाज व लगान वसूली हेतु बूढ़ों और सयाणों की नियुक्ति किसने करी थी? तो काफी सरल क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वप्रथम ग्रामों के कामकाज और लगान वसूली हेतु बूढ़ों और सयाणों की नियुक्ति सोमचंद के द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा सोमचंद। तो सोमचंद का दोस्तों पोस्टमार्टम कर लेते हैं। चंद राजवंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? सोमचंद है, जिसके द्वारा 700 ईस्वी में चंद राजवंश की स्थापना की जाती है, जो कि चंपावत स्थित ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा से विवाह करने के बाद में यहीं पर बस जाता है और एक नए राजवंश की नींव डालता है।
चंद राजवंश। तो चलिए सोमचंद का पोस्टमार्टम करते हैं। चंद राजवंश का प्रथम राजा होता है सोमचंद, जो कि चंद राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और चंद राजवंश की स्टार्टिंग राजधानी कहां पे होती है? चंपावत में होती है। सोमचंद किसकी पुत्री से शादी करता है? ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा से शादी करता है, और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों सोमचंद के द्वारा ही चंपावत को अपनी राजधानी बनाया गया, और इसे एक मांडलिक राजा कहा जाता है, यानी कि किसी के अधीन यह शासन करता था, एक स्वतंत्र राजा नहीं था। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों सोमचंद के द्वारा ही चंपावत स्थित सुयो का किला, सुई का किला या राजबुंगा किले का निर्माण किया गया था। याद रखना आपको, सुयो का किला, सुई का किला या राजबुंगा किले का निर्माण किसने कराया था? यह सोमचंद के द्वारा ही किया गया था। और इस किले का आकार कैसा है दोस्तों? अंडाकार है इस किले का आकार। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों चंपावत किले के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। सोमचंद के द्वारा ही दोस्तों सर्वप्रथम चंपावत के आसपास के क्षेत्रों में 4 किलेदार नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। अपनी सीमा के चारों ओर ये 4 किले नियुक्त करता है, और उसके किलेदार नियुक्त करता है कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी लोगों को। ये मूलतः नेपाल के निवासी हुआ करते थे। चंद राजवंश में दोस्तों चाराल व्यवस्था या 4 आल व्यवस्था शुरू करने का श्रेय भी किसे कहा जाता है? सोमचंद ने ही दोस्तों चाराल व्यवस्था शुरू करी थी, यानी कि जो 4 किलेदार नियुक्त किए थे इसी को चाराल व्यवस्था कहा जाता था। इनका सेनापति था दोस्तों, काफी प्रसिद्ध सेनापति था क्या? कालू तड़ागी, जो कि एग्जाम में भी पूछा गया कि सोमचंद के सेनापति का नाम क्या था? वो था कालू तड़ागी। सोमचंद के द्वारा ही दोस्तों मेहरा मंत्री, फरत्याल सेनापति, मेहराओं को मंत्री और फरत्याल को सेनापति बनाया गया। कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने का श्रेय भी दोस्तों सोमचंद को ही जाता है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, सोमचंद के द्वारा ही दोस्तों बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति की जाती है, ताकि जो बूढ़े लोग होते थे वह अपने ही गांव में पुलिस का कार्य करते थे, और जो हमारे सयाने होते थे वह लगान वसूली वगैरह वगैरह का काम करते थे। ठीक है, सोमचंद को दोस्तों धर्मात्मा, संयमी और नीति कुशल शासक के रूप में भी जाना जाता है, और चंद राजवंश के संस्थापक के रूप में भी सोमचंद को ही जाना जाता है। सोमचंद के द्वारा ही दोस्तों सबसे पहले चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की जाती है, चौथानी ब्राह्मणों की। ठीक है, और ये चौथानी ब्राह्मण कौन कौन से होते थे? जोशी, पांडे, बिष्ट और सिमल्टिया। उस टाइम पे दोस्तों जो बिष्ट लोग थे ना, वो भी ब्राह्मणों की कैटेगरी में आते थे। अभी तो आपने अभी भी बहुत सारे बिष्ट ब्राह्मणों की कैटेगरी में आते हैं, अधिकतर ठाकुर आते हैं, लेकिन ये चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने करी थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोमचंद ने करी थी। इसी के साथ उत्तराखंड में या कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत किसने करी थी? वो भी दोस्तों सोमचंद के द्वारा ही की गई थी, ऐपण कला की शुरुआत। ठीक है, सोमचंद चंद राजवंश के राजा थे, और इतने पॉइंट आपको सोमचंद से याद रखने हैं। पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने का श्रेय भी सोमचंद को ही जाता है। लगभग लगभग इतने पॉइंट दोस्तों आपको जरूर याद रखने हैं सोमचंद से। ठीक है, बाकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का। ठीक है, तो सोमचंद का भी पोस्टमार्टम हो गया। देखिए, ऐपण कला की शुरुआत सोमचंद के द्वारा ही की गई थी, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सोमचंद के द्वारा ही की गई थी, चाराल व्यवस्था को लागू सोमचंद के द्वारा ही किया गया था, कालू तड़ागी इसका सेनापति था, सुयो का किला, सुई का किला, राजबुंगा किले का निर्माण भी सोमचंद के द्वारा ही किया गया था। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट को चूमने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, विश्व के कहें या फिर उत्तराखंड के, बिना ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के एवरेस्ट को चूमने वाले विश्व के प्रथम या उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन? मोहन सिंह गुंजियाल जी। ये क्या थे? एक प्रसिद्ध पर्वतारोही थे। इनका संबंध कहां से है दोस्तों? पिथौरागढ़ जनपद से है। वैसे देखा जाए रीमा धर्मसक्तु ये भी पर्वतारोही है, हुकुम सिंह पांगती ये भी पर्वतारोही है, लवराज सिंह धर्मसक्तु दोस्तों ये भी पर्वतारोही है, और मोहन सिंह गुंजियाल जी भी पर्वतारोही है, जिन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट को चूमने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है, और यह पिथौरागढ़ जनपद के पर्वतारोही है। 1992 में दोस्तों इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था बिना ऑक्सीजन के। इसी के साथ साथ दोस्तों 1983 में मोहन सिंह गुंजियाल जी को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। कब? 1983 में। और 2005 में इन्हें तेनजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इतने पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। किससे? मोहन सिंह गुंजियाल जी से पर्वतारोही थे, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट को चूमने वाले, बिना ऑक्सीजन के और बिना ट्रेनिंग के। ऐसा कहा जाता है कि बिना ऑक्सीजन और बिना प्रशिक्षण के दोस्तों इन्होंने एवरेस्ट को चूमा था। इसी कारण एक काफी प्रसिद्ध पर्वतारोही के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। पिथौरागढ़ जनपद से इनका संबंध है, और 1992 में इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था। ठीक है, इसी के साथ साथ रीना धर्मसक्तु, हुकुम सिंह पांगती, लवराज सिंह धर्मसक्तु ये भी क्या थे दोस्तों? ये भी पर्वतारोही थे। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि रीमा धर्मसक्तु ने एवरेस्ट कब फतेह किया था, हुकुम सिंह पांगती ने कब किया था, और लवराज सिंह धर्मसक्तु के द्वारा कब किया गया था? ये सभी पॉइंट नोट करने हैं आपको। ठीक है, तो सभी पर्वतारोही पिथौरागढ़ के हैं। 1983 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और 1992 में मोहन सिंह गुंजियाल जी को एवरेस्ट फतह किया था इन्होंने। ठीक है, और 2005 में इन्हें तेंजिंग नॉर्वे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इतने पॉइंट आप लोग को यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा 5वां प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अस्कोट आराकोट अभियान या अस्कोट आराकोट यात्रा की शुरुआत कब से की गई थी? ठीक है, तो याद रखना आपको, अस्कोट आराकोट अभियान या अस्कोट आराकोट यात्रा की शुरुआत दोस्तों की गई थी 25 मई 1974 से। कब? 25 मई 1974 से। काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि अस्कोट आराकोट यात्रा किस संस्था के द्वारा आयोजित कराई जाती है, तो अस्कोट आराकोट यात्रा दोस्तों पहाड़ संस्था के द्वारा आयोजित की जाती है। कौन सी संस्था दोस्तों? पहाड़ संस्था के द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है,
चलिए अस्कोट आराकोट यात्रा के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि इस यात्रा का शुभारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? शेखर पाठक। शेखर पाठक को जाता है दोस्तों अस्कोट आराकोट यात्रा को प्रारंभ करने का श्रेय। 25 मई 1974 को सबसे पहले ये यात्रा शुरू की गई थी। पिथौरागढ़ के अस्कोट से लेकर के उत्तरकाशी के आराकोट तक की ये यात्रा होती है। ठीक है, लगभग 45 दिन की पैदल यात्रा होती है अस्कोट आराकोट यात्रा। इसके तहत दोस्तों इसके बीच में पड़ने वाले क्षेत्रों की सामाजिक परिस्थिति या उनके जो भी चीजें रहती हैं एटमॉस्फेयर वगैरह वगैरह पर चर्चा की जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों किस संस्था के द्वारा इस यात्रा को आयोजन किया जाता है? पहाड़ संस्था के द्वारा इस यात्रा को आयोजित किया जाता है। अब यहीं से आपका एक और प्रश्न आता है दोस्तों कि पहाड़ संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो पहाड़ संस्था की स्थापना हुई थी दोस्तों कब? 1983 में पहाड़ संस्था की स्थापना करी थी। किसने? शेखर पाठक ने। किसने? शेखर पाठक ने। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी पहाड़ संस्था के द्वारा अस्कोट आराकोट यात्रा को शुरू किया जाता है। 45 दिन की पैदल यात्रा होती है। और कितने वर्षों के बाद इस यात्रा को आयोजित किया जाता है? तो लगभग 10 वर्षों के बाद दोस्तों अस्कोट आराकोट यात्रा को आयोजित किया जाता है। अस्कोट कहां पड़ता है? पिथौरागढ़ में। आराकोट कहां पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है। और इस यात्रा के दौरान इसके बीच के क्षेत्रों के सामाजिक परिवेश आदि के बारे में जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 25 मई 1974 को अस्कोट आराकोट यात्रा शुरू की गई थी। और इस यात्रा को शुरू करने का श्रेय जाता है किसको? शेखर पाठक जी को। इन्हीं शेखर पाठक जी के द्वारा दोस्तों पहाड़ संस्था की स्थापना की जाती है कब? 1983 में। अस्कोट आराकोट यात्रा का कुल समय है 45 दिन और लगभग 10 वर्षों में नैनीताल के पहाड़ संस्था द्वारा पिथौरागढ़ के अस्कोट से उत्तरकाशी के आराकोट तक यह यात्रा आयोजित की जाती है। अगला हमारा छठा प्रश्न है दोस्तों कि पूर्वी रामगंगा, गोमती, पनार आदि किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, तो पूर्वी रामगंगा, गोमती, पनार दोस्तों ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? सरयू की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और सरयू नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? बागेश्वर स्थित सरमूल झंडी नामक स्थान से हमारा क्या होता है? सरयू नदी का उद्गम होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है दोस्तों कि सरयू नदी का उद्गम कहां से होता है। तो आपको याद रखना है बागेश्वर स्थित सरमूल झंडी नामक स्थान से क्या होता है? हमारा सरयू नदी का उद्गम होता है। और सरयू की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? वो है पूर्वी रामगंगा नदी, गोमती नदी और पनार नदी सरयू की सहायक नदियां हैं। और सरयू किसकी सहायक नदी है? तो सरयू दोस्तों हमारी मानी जाती है काली नदी की सहायक नदी। ठीक है, काली नदी की सहायक नदी है कौन सी दोस्तों? सरयू नदी। ठीक है, और पंचेश्वर नामक स्थान पर यह काली नदी से मिल जाती है। सरयू नदी के उत्तराखंड में लगभग लंबाई 146 किलोमीटर। ठीक है, प्रश्न आपसे बन सकता है कि पंचेश्वर बांध कौन कौन सी नदियों के संगम पर बन रहा है? तो सरयू और काली नदी के संगम पर ही दोस्तों यह पंचेश्वर बांध बन रहा है। और काली नदी को सर्वाधिक जल राशि देने वाली नदी के रूप में भी दोस्तों सरयू नदी को ही जाना जाता है। कुमाऊं की पवित्रतम नदी के रूप में भी सरयू नदी को ही जाना जाता है। बागेश्वर और बैजनाथ नामक स्थान भी दोस्तों सरयू के किनारे ही स्थित माने जाते हैं, जो कि पंचेश्वर नामक स्थान पर फिर किससे मिल जाती है? काली से मिल जाती है। सरयू की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे गोमती सरयू की सहायक नदी है जो कि बागेश्वर में गोमती और सरयू का संगम होता है बागेश्वर स्थित बागनाथ मंदिर में। ठीक है, काकड़ी घाट नामक स्थान पे दोस्तों सरयू नदी में पयार नदी का संगम होता है। ठीक है, और पश्चिमी रामगंगा की भी ये सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है, सॉरी पूर्वी रामगंगा भी इसकी सहायक नदी मानी जाती है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। ठीक है, तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि सरयू और गोमती का संगम बागेश्वर में होता है, सरयू और पनार का संगम काकड़ी घाट में होता है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट करना है। ठीक है, और रामेश्वर तीर्थ काकड़ी घाट से ही थोड़ा आगे जाकर रामेश्वर तीर्थ पड़ता है, वहां पे सरयू और पूर्वी रामगंगा नदी का संगम होता है। आगे जाकर यह पंचेश्वर में मिल जाती है। किससे? पंचेश्वर बांध जहाँ पे बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा बांध होगा दोस्तों, अगर बन जाएगा सबसे बड़ा सर्वाधिक जेनेटिक कैपेसिटी वाला बांध होगा पंचेश्वर बांध। लेकिन अभी वह फिलहाल वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है। अब यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि सरयू जो हमारा पंचेश्वर बांध है इसके लिए एग्रीमेंट कब हुआ था? भारत और नेपाल के बीच में एक संयुक्त परियोजना है दोस्तों पंचेश्वर बांध परियोजना। इसका एग्रीमेंट कब साइन किया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से कौन 2 सितंबर 1994 के मसूरी कांड में शहीद नहीं हुआ था? देखिए दोस्तों मसूरी कांड कब हुआ था? सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न तो आता है कब? 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड हुआ था। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि खटीमा कांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ था। मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था? वो हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर कांड हुआ था। ये तीनों कांड याद रखने आपको कि मसूरी कांड 2 सितंबर 1994, खटीमा कांड 1 सितंबर 1994। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था दोस्तों। इसी कारण ऐसा माना जाता है कि 1 सितंबर को क्या कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड हुआ था, इसी कारण 2 सितंबर को क्या गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है। मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर कांड हुआ था। अब प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन मसूरी कांड में शहीद नहीं हुआ था? तो उमाशंकर त्रिपाठी भी शहीद हुए थे, बेलमती चौहान भी, हंसा धनाई और बलवीर सिंह नेगी ये दोस्तों हमारे मसूरी कांड में शहीद हुए थे। कौन शहीद नहीं हुआ था? धर्मानंद भट्ट जी मसूरी कांड में शहीद नहीं हुए थे। तो ये किसमें शहीद हुए थे? यह दोस्तों खटीमा कांड में शहीद हुए थे। तो मसूरी कांड में शहीद हुए थे उमाशंकर त्रिपाठी जी, बेलमती चौहान, हंसा धनाई और बलवीर सिंह नेगी जी। और मसूरी कांड की घटना कब हुई थी? 2 सितंबर 1994 को हुई थी। ठीक है, इसी प्रकार से मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 और खटीमा कांड दोस्तों 1 सितंबर 1994 को हुआ था। और खटीमा कांड में शहीद हुए थे धर्मानंद भट्ट जी, भगवान सिंह जी, परमजीत सिंह,
अफजद, गोपीचंद, भुवन सिंह आदि कई सारे लोग इसमें शहीद हुए थे। तो ये तीनों कांड आपको याद रखने हैं। अगला हमारा 8वां प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना कब की थी और कहां करी थी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि रामकृष्ण शांति मठ कहां स्थित है, हमारा लोहाघाट के मायावती क्षेत्र या मायावती आश्रम के पास में ही स्थित है। चंपावत जनपद में क्या, रामकृष्ण शांति मठ, जिसकी स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1901 में की गई थी। 1901 में की गई थी, ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों उत्तराखंड की यात्रा कितनी बार करी, 4 बार या 5 बार, ये कंफ्यूजन है। किसी किसी किताब में दिया जाता है कि 4 बार करी थी और किसी किसी किताब में दिया जाता है कि 5 बार करी थी। स्वामी विवेकानंद जी का बोध गया दोस्तों, जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहां है, काकड़ी घाट को दोस्तों स्वामी विवेकानंद का बोध गया नाम से भी जाना जाता है। और ये काकड़ी घाट कहां पड़ता है, अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद की बिल्कुल सीमा बाउंड्री में मिलता है। इस कारण आपको काफी किताबों में ये नैनीताल देखने को मिलेगा, काफी किताबों में ये अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअलिटी में जो काकड़ी घाट है वह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, ठीक है। और काकड़ी घाट कौन कौन सी नदी, सरयू और पनार नदी के संगम स्थल पर स्थित माना जाता है काकड़ी घाट को, जिसे स्वामी विवेकानंद का बोध गया भी कहा जाता है। ये उत्तराखंड से काफी लगाव था दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का। इसी कारण स्वामी विवेकानंद जी 1901 में जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने चंपावत के मायावती क्षेत्र में या मायावती आश्रम के पास ही रामकृष्ण शांति मठ की भी स्थापना करी थी, ठीक है। अब कब करी थी ये स्थापना, 1901 में करी थी। तो अब थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, अन्य चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि मायावती आश्रम या अद्वैत आश्रम कहाँ स्थित है। मायावती आश्रम या अद्वैत आश्रम कहाँ स्थित है दोस्तों, यह चंपावत जनपद में, चंपावत जनपद के मायावती वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। चंपावत जनपद में स्थित है, लोहाघाट के पास में एक मायावती क्षेत्र पड़ता है, वहां पर हमारा अद्वैत आश्रम या मायावती आश्रम स्थित है। और इस मायावती आश्रम या अद्वैत आश्रम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 19 मार्च 1899 को, 19 मार्च 1899 को स्वामी स्वरूपानंद व सेवियर दंपति यानी कि पति पत्नी थे जो सेवियर नाम के, और स्वामी स्वरूपानंद जी के द्वारा अद्वैत मायावती आश्रम की स्थापना की गई थी, या अद्वैत आश्रम की स्थापना की गई थी। अब इसे मायावती आश्रम क्यों कहा गया, क्योंकि यह क्षेत्र मायावती के आसपास पड़ता था, इसी कारण से अद्वैत या मायावती आश्रम के बारे भी कहा गया। तो आपसे एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि मायावती आश्रम या अद्वैत आश्रम कहां स्थित है, तो ये चंपावत जनपद में स्थित है, लोहाघाट के पास में मायावती क्षेत्र में। मायावती आश्रम या अद्वैत आश्रम की स्थापना कब हुई थी, 19 मार्च 1899 को हुई थी। किसने करी थी, स्वरूपानंद व सेवियर दंपति के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसी अद्वैत आश्रम या मायावती आश्रम से दोस्तों प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन भी होता था। क्या प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था, इसी मायावती आश्रम से होता था, ठीक है। इसी मायावती आश्रम या अद्वैत आश्रम में दोस्तों 1903 में क्या हुआ, एक धर्मार्थ रुग्णालय की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न बन सकता है कि धर्मार्थ रुग्णालय की स्थापना कहां पे की गई है, तो ये मायावती आश्रम या अद्वैत आश्रम लोहाघाट चंपावत जनपद में की गई है। कब, 1903 में, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे कब दोस्तों, 1901 में, और 1901 में इन्होंने यहाँ पे रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना करी थी। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। और ये मायावती क्षेत्र एग्जाम में दोस्तों एक प्रश्न ये भी बना है अभी हाल ही में कि मायावती आश्रम के पास में या अद्वैत आश्रम के पास में कौन सा ताल स्थित है, तो श्यामला ताल दोस्तों, श्यामला ताल भी इसी के पास में स्थित है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। तो आप रामकृष्ण शांति मठ के बारे में हमने पढ़ लिया, अद्वैत आश्रम या मायावती आश्रम के बारे में भी दोस्तों हमने पढ़ लिया। अभी आपने, ये तो था रामकृष्ण शांति मठ, ये कहाँ है दोस्तों, चंपावत के मायावती क्षेत्र में है, लोहाघाट के पास में पड़ता है रामकृष्ण शांति मठ। दूसरा है दोस्तों क्या, रामकृष्ण कुटीर, रामकृष्ण कुटीर, ठीक है, या रामकृष्ण कुटीर भवन या रामकृष्ण मठ भी इसे कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है, और अल्मोड़ा के ब्राइट एंड कॉर्नर नामक स्थान पर यह स्थित है। अब प्रश्न ये आता है कि रामकृष्ण कुटीर की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों 22 मई 1916 को रामकृष्ण कुटीर की स्थापना विवेकानंद जी के गुरु भाई स्वामी तुरानंद जी के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा स्वामी तुरानंद जी के द्वारा की गई थी, कब, 22 मई 1916 को। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। हो गया पोस्टमार्टम, देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मायावती आश्रम लोहाघाट में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना 1901 में की। अद्वैत आश्रम या मायावती आश्रम की स्थापना 19 मार्च 1899 को स्वरूपानंद जी व सेवियर दंपति ने की थी। प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन भी यहीं से होता था। 1903 में यहाँ पर एक धर्मार्थ रुग्णालय की स्थापना भी की गई थी। अल्मोड़ा ब्राइट एंड कॉर्नर नामक स्थान पर 22 मई 1916 को विवेकानंद जी के गुरु भाई स्वामी तुरानंद ने रामकृष्ण कुटीर मठ या केंद्र की स्थापना भी करी थी। अगला हमारा 9वां प्रश्न है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला ऐसा शासक जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में तो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो इसका डायरेक्टली आंसर हम पढ़ लेते हैं क्या, इष्टदेव, ठीक है, इष्टगण देव या इष्टदेव को ही दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला ऐसा शासक माना जाता है जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये शासक है, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, बसंत देव वासुदेव थे, और उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी कार्तिकेयपुर राजवंश को ही जाना जाता है, ठीक है। इनकी राजभाषा संस्कृत थी और लोक भाषा पाली थी, लिपि इनकी क्या थी, कुटिल थी, ठीक है। और इन्हें कुलिंदों की एक शाखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजवंश का जो हमारा कत्यूरी राजवंश है उत्तराखंड का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। इनकी कुल देवी थी कौन, मां नंदा या कोट ब्राह्मणी देवी, ठीक है। 3 परिवार थे, बसंत देव का परिवार, 5 राजा थे, निम्बर देव का परिवार, इसमें 4 राजा थे, और तृतीय परिवार था सालो नृत्य का परिवार।
कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक सुभिक्षा राजदेव। कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? ब्रह्मदेव था, ठीक है। और इष्टगण कौन था? यह कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला ऐसा शासक था जिसने कुमाऊं गढ़वाल को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। और इसी के द्वारा दोस्तों जागेश्वर में, किसके द्वारा? इष्टगण देव के द्वारा जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लुकलीस और नटराज के मंदिरों का निर्माण भी किया गया था, ठीक है। किसका पुत्र था ये? निम्बर का पुत्र था। कौन दोस्तों? इष्टगण। इष्टगण का पुत्र कौन होता है बाद में? ललित सूर्यदेव या ललित भूदेव होता है, ठीक है। उसके बाद में उसका ललित पुत्र कौन होता है? भूदेव होता है। फिर भूदेव के द्वारा बागेश्वर स्थित बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अंतिम आगे जाके इसका एक इच्छरदेव नामक राजा भी होता है जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश से ही संबंधित थे, ठीक। तो यहाँ पे आपको रखना है पहला शासक जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, इष्टगण देव था। इसी के द्वारा नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लुकलीस और नटराज के मंदिर का निर्माण भी किया गया। इसके पिता का नाम था निम्बर, इसके पुत्र का नाम था क्या? ललित सूर्यदेव, ठीक है। ललित सूर्यदेव दोस्तों जिसे कार्तिकेयपुर राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भी कहा जाता है। और अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कार्तिकेयपुर के राजाओं के लिए कत्यूरी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो एडविन टी एटकिंसन के द्वारा सर्वप्रथम उनके लिए कत्यूरी नाम का प्रयोग किया गया था, ठीक है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स पार्ट 2 के अंतर्गत। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से नाइकली नोट डाउन करने हैं। अगला हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों कि राज्य में मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना कब से संचालित है? यानी कि राज्य में मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना कब से संचालित है, कब से शुरू की गई थी? तो ये की गई है दोस्तों कब से? 2012-13 से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य सरकार द्वारा गरीब अल्पसंख्यक बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार, उच्च शिक्षा एवं विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए यह योजना संचालित की गई है। तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से ही बन सकता है दोस्तों कि राज्य सरकार द्वारा गरीब अल्पसंख्यक बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार, उच्च शिक्षा एवं विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए कौन सी योजना संचालित की गई है? तो मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना शुरू की गई है 2012-13 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो आज भी हमने 10 से दोस्तों 100 प्रश्नों के बारे में बात कर ली है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा उत्तराखंड का एक नया ऑनलाइन कोर्स शुरू हो रहा है 1 मार्च से, ठीक है। अगर आप लोगों को उत्तराखंड काफी डिटेल्स में पढ़ना है, सारे फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं काफी डीप में, और अगर आपको उत्तराखंड के साथ साथ हिंदी भी पढ़नी है दोस्तों, उत्तराखंड और हिंदी का हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है 1 मार्च से, जो कि हमारा मेनली रहेगा उत्तराखंड पुलिस और पटवारी के लिए। अगर आपने इससे पहले के कनिष्ठ सहायक का या वैयक्तिक सहायक का या फिर आपने वीडियो का फॉर्म भरा हुआ है तो आप उसके लिए भी उससे जुड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों वह कोर्स हमारा 6 से 7 महीने का रहता है, जिसमें उत्तराखंड की अलग फीस होती है और हिंदी की अलग फीस होती है। तो अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपके पास उतना समय नहीं है बुक पढ़ने का, बुक लेके पढ़ने का, और आप एक्चुअलिटी में एक अच्छा कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे उत्तराखंड के उस ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं। दोस्तों कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आप जुड़ना चाहें, काफी सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं जुड़ने के लिए कि कैसे जुड़ सकते हैं, क्या है, काफी सारे लोगों को पूरा कंटेंट चाहिए होता है, तो इसीलिए आप वहां पे जुड़ सकते हैं। वहां पर भी आपको वीडियो नोट्स के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है और बिल्कुल डेली आपको एक वीडियो वहां पे प्रोवाइड कराई जाती है। 1 मार्च से हमारा बैच शुरू होने वाला है। अगर आपको उस बैच की डिटेल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा, वरना आप व्हाट्सएप पर 7417540616 नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, जहां पर आपको इस ऑनलाइन कोर्स से संबंधित जानकारियां बता दी जाएंगी। और दोस्तों ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना कोई जरूरी नहीं है, अगर आपकी उत्तराखंड की तैयारी अच्छी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अच्छे से फॉलो करिए, जितने भी क्लासेस आपको मिल रही है उतनी क्लासेस को आप अच्छे से पढ़िएगा। तो आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11वां, कि उत्तराखंड का प्रथम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कब व कहां खोला गया था? तो उत्तराखंड का प्रथम क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कब और कहां खोला गया था? सिलाकुई 2018 में, लालकुआ में 2019 में, चक्राता में 2020 में, और नोटा यानी कि इनमें से कोई नहीं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है, काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स दोस्तों जरूर करें। अगर आप कमेंट करेंगे, आपके रिव्यूज अच्छे आएंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और वीडियो को शेयर जरूर करना है दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ में, सभी एजुकेशन ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ सके। धन्यवाद।